आज का ये वीडियो क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है रिया चौहान, जिन्होंने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में स्कोर करे हैं 99.2%। जी हाँ, रिया क्लास 11 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे सीओटी बैचेस का हिस्सा रही हैं और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज उन्होंने हमारे साथ शेयर करी हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप भी ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर ज़रूर से बनेंगे। हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है रिया। सबसे पहले थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। रिया ने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में स्कोर करे 99.2%। रिया, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले मैं इस इंटरव्यू को चालू करूं, मैं चाहूँगा आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। आप कौन सी सिटी स्टेट से हैं, एक बार अपने स्कोर सब्जेक्ट्स भी बता दीजिए। Thank you so much, Bhaiya. Hi, everyone. I am Riya Chauhan, and I belong from the Bagpat district of Uttar Pradesh. And I secured 496 marks out of 500 in class 12 boards with humanities stream, with a total percentage of 99.2%. The subjects which I have studied in class 12 are history, political science, economics, painting, physical education, and English. रिया, कुछ तो खास है आप लोगों की सरनेम में। द ट्विन ब्रोज में टोटल 8 बच्चे हैं जिनके 99% प्लस हैं, उसमें से 3 चौहान हैं। कल ही मैं चेक कर रहा था। सबसे पहले आपकी अगर हम जर्नी की बात करते हैं, आपसे मैं अभी पहले बात कर रहा था, आपने मुझे बताया कि आपकी एक डायरी थी जिसमें आपने लिखा हुआ था कि आपको टॉपर बनना है, टॉपर बन के टॉपर इंटरव्यू देना है, और आज सब सच हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? रिजल्ट के बारे में बताइए। जब इतना अच्छा रिजल्ट आया, फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपका क्या था, सब कुछ बताइए। मतलब वो होता है ना, जैसे आप मेहनत करते हो तो आपको पता होता है कि रिजल्ट किस तरीके का आएगा, हम्म। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती है कि यार इतना हम्म। अच्छा भी आ जाएगा। तो ये वो वाली चीज थी जिस दिन रिजल्ट आया और मैंने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म कि यार ये मेरा ही रिजल्ट है क्या। मैं बहुत ज्यादा इमोशन उस टाइम पे थी कि अच्छा ये मेरा रिजल्ट है, हाँ सही में ये मेरा रिजल्ट है। एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। एंड इनफैक्ट जब मेरे को फिर स्कूल से पता चला कि मैं और मेरी बेंचमेट दोनों ने भी आर डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि अच्छा वी सिक्योर्ड सच गुड मार्क्स। मतलब ये इतना एक बड़ी बात है कि इससे पहले जो चैनल पे इंटरव्यू आया वो आपके सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ती थी, वो आपकी क्लास में आपकी बेंचमेट थी। मतलब साथ में। टीचर्स के लिए भी कितनी बड़ी बात है कि वो रोज देख रहे हैं कि एक बेंच में 2 बच्चे बैठ रहे हैं और दोनों 99 प्लस हैं। तो आप लोग साथ में पढ़ते थे या बस बहुत अच्छे दोस्त थे? क्या सीन था ये पूरा? मतलब वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम क्लास 9th, ओके। लेकिन जो वो थी कि अच्छी वाली जो फ्रेंडशिप थी वो स्टार्ट हुई फ्रॉम 11 जब हम दोनों ने ही ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करा। इनफैक्ट वी बोथ स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन क्लास 10th एज वेल, हम अच्छा। दोनों साथ में यूज थे। सेम ओके। परसेंट थे 10th में भी। तो उसके बाद में हम दोनों ने डिसाइड, उस टाइम तक इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन उसके बाद में वी डिसाइडेड दैट वी विल ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज। तो उसके बाद में फ्रेंडशिप और ज्यादा ग्रो हुई धीरे धीरे, और जैसे साथ में बैठ के पढ़ते थे तो एक हेल्दी कंपटीशन रहता था हमेशा। हम्म। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे बता रही है, या कुछ तूने अच्छा किया मुझको भी बता दे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। सो या इस तरीके से था। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब आपके साथ सामने कोई कंपटीशन होता है हम्म। तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ यार ऐसे अच्छा करना है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। जब मैं क्लास 10th में था तो उस समय हमारे मैथमेटिक्स के जो टीचर आए थे वो कभी भी हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन का सल्यूशन नहीं बताते थे। वो बोलते थे आप लोग खुद करो। क्लास में 4-5 ऐसे बच्चे थे जिन्हें पता था कि भाई ये लोग करेंगे, तो हम लोग की एक रेस लगती थी कि यार कुछ भी करके सबसे पहले सल्यूशन निकालना है। तो आसपास हाँ जब जी। ऐसे लोग रहते हैं जो मदद भी करते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी देते हैं, हेल्दी कंपटीशन, तो वो अच्छी चीज़ होती है। रिया, आप हमेशा से टॉपर थी या ये एक जर्नी रही है एवरेज से टॉपर बनने की? मतलब आई वॉज क्वाइट अ ब्राइट स्टूडेंट हम्म। फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। बट मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक हम्म। वो जो लॉकडाउन वाला फेज आया था, उसमें थोड़ा सा एक बोल सकते हो कि वो वाला फेज था कि थोड़ा पढ़ाई से आप थोड़ा वो करने लगते हो कि या तो आप जी चुरा रहे हो हाँ। या आपका मन नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग में वो हुआ जब लॉकडाउन का फेज आया, तो 1 डेढ़ साल ऐसे ही चला। मैं मतलब पढ़ाई से बहुत ज्यादा हो गई थी कि छोड़ो ऐसे सारी चीजें। बट फिर क्या होता है कि लॉकडाउन वाला टाइम ऐसा चल रहा था कि तुमने सब करके देख लिया, अब क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो उस टाइम पे मैंने दोबारा से अपना थोड़ा सा स्टडी की तरफ मेरा झुकाव हुआ। एंड उसके बाद से फिर 9 से जो जर्नी है वो ऐसी चली हुई आ रही है कि हाँ प्रोग्रेस ही हो रही है। प्रोग्रेस हो रही है, बढ़िया है। और आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया तो लाइक इसके पीछे कोई रीज़न था कि ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेना है? आपको अच्छा लगता था या कोई फ्यूचर एम की वजह से आपने लिया?
सबसे पहले मेरे फादर जो है ही इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। ओके। तो एक तो बचपन से ही ऐसा बैकग्राउंड था कि या आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय नेशन, फॉर माय हुँ, कंट्री। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा वो था कि मैं थोड़ा ऐसे इस तरीके से अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ भी अपने उस फैमिली को भी दे पाऊँ एंड इवन आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय हुँ, नेशन एज वेल। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा इंटरेस्ट था। मेरा मतलब ऐसे था कि जब 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तो माय फादर एंड माय अदर पेरेंट, मतलब जो भी बाकी मेरे जितने भी गार्जियंस वगैरह थे, दे आल्सो सेड कि तुम ऑप्ट करो फॉर पीसीएम एंड पीसीबी, आगे अच्छा है, एनडीए कर लेना, आगे निकल जाओगी, ये अब तो गर्ल्स के लिए भी ओपन हो गया है, ये वो। पर मेरा उस तरफ इतना वो ही नहीं था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था 9th से ही वो काफी ज्यादा जो है ह्यूमैनिटीज की तरफ था। मतलब कि ऐसा था कि सोशल साइंसेज बाय वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि आई विल गो फॉर द सिविल सर्विसेज। अच्छा तो आपका एंड एक देन हायर एम था जिसके लिए फिर आपने ह्यूमैनिटीज़ को सिलेक्ट करा। जी। परफेक्ट। रिया अब थोड़े से आपसे 11th-12th के क्वेश्चन पूछना चाहूँगा लाइक आप 11th में एंट्री ली जब आपने तो उस समय से आपने प्रिपरेशन एकदम ज़ोरों-शोरों से चालू कर दिया था या 11th में थोड़ा एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम-कम पढ़ाई कर रहे हैं? 11th की जर्नी कैसी थी आपकी? 11th की जर्नी वही कि जैसे आप 10th से जाते हो निकल के तो हुँ। ऑब्वियसली, और ऊपर से तुम थोड़ा अच्छा स्कोर करके आए हो तो ऐसा लगता है कि यार अब तो कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट वाला मोड होना 10th में चाहिए। कितना स्कोर था तो आपका? 10th में आई गॉट 98%। 98 से 99 बढ़िया है। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। तो 11th में स्टार्टिंग में तो मतलब सब ऐसे ही चल रहा था। मतलब पूरी 11th ही ऐसे गई कि अदर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्ट लेना, दोस्तों से मिलना, मिलना जुलना। 10th तक लाइक ऐसे थे कि मतलब मैं हमेशा से एम्बीवर्ट रही हूँ, हुँ, ना ही ज्यादा इंट्रोवर्ट ना ही एक्सट्रोवर्ट। बट फ्रॉम 11th जैसे थोड़ा अपने आप को एक्सपोजर दिया, मिलूं हुँ। लोगों से, मतलब ये सारी चीजें वो 11th में करी। इवन 12th में भी वही करा। 11th 12th मेरे को लगता है दीज 2 years आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्कूल लाइफ। इनको जितना अच्छे से जियो, दे आर द बेस्ट वन। एक अंदर से रियलाइज़ेशन भी हो जाता है कि यार बस अब 2 साल बचे हैं फिर स्कूल खत्म हो जाएगा। तो उसको जितना जी। एन्जॉय कर लो उतना बेटर रहता है। सही बात है, फिर वो स्कूल लाइफ़ फिर से नहीं आती है। रिया आप हमारे चैनल से कब से जुड़ी हुई हैं? लाइक 11th से या फिर 12th में? 11th से आई वाज कनेक्टेड फ्रॉम योर चैनल फ्रॉम जून। अच्छा जून जून से में जो ही था 11th 11th क्लास। ओके मतलब बहुत पहले से जी, कनेक्टेड हैं आप। बहुत पहले से ठीक 2 है, साल लाइक हो चुके हैं। ठीक है और फिर आप सीयूटी के बैचेस में आई। तो सीयूटी के क्वेश्चन तो अभी मैं आपसे आगे पूछूँगा। सबसे पहले अगर हम 11th-12th की बात करते हैं तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होता था? 2-3 सवाल हैं इसमें मेरे। पहला तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ती थी हर दिन और कितने घंटे अप्रॉक्स पढ़ती थी आप डेली? मैं यहाँ बोलूँगी कंसिस्टेंसी ओनली। हुँ, मतलब घंटे मत पूछो या घंटे गिनो भी मत हाँ। कि कितने घंटे पढ़ा, ये किया। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि पूरे दिन में ऐसा नहीं होना है कि तुमने बुक बिल्कुल ही टच नहीं की हुँ, है। कंसिस्टेंसी मैटर। चाहे ऐसा बिल्कुल हो जाता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं तुम कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हो फ्रॉम योर बुक्स एंड एनी अदर थिंग। बट आई वांट कि कम घंटे ही पढ़ लो। चाहे शायद हो सकता है किसी दिन तुम 1 घंटा दे पाए, किसी दिन ऐसा भी हो जाता है तुम 4-4 5-5 घंटे भी पढ़ रहे हो। हुँ। तो वो मैटर नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, पर ये इंश्योर करना कि डेली पढ़ रहे हो, चाहे कम कम पढ़ो पर डेली। कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस दोनों चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मेरा दूसरा सवाल है आपका कोई टाइम टेबल रहता था या एक माइंडसेट रहता था कि हाँ भाई आज इतना करना है, कल इतना करना है? हाँ, मैं मतलब जो है मंथली प्लान्स बनाती थी हुँ, एंड इवन आपके जो आते थे रोड मैप जून का वीडियोज़। रोड मैप, हुँ, जुलाई का रोड मैप, तो वो हाँ। बहुत हेल्पफुल थे। मतलब कि आगे ऐसे पेस्ट कर लिया कि भाई ये जो है हुँ, इस तरीके से करना है। इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम भी होती है, जस्ट गो टू द चैनल एंड फाइंड, ये आपको सारे सोल्यूशन वहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो वो चीज थी उधर। तो मैं मंथली प्लान्स फॉलो करती थी एंड ऐसा नहीं था कि कई बार ऐसा होता है कि यार नहीं हो पाते हैं हुँ, फॉलो, हम कोशिश करते हैं बट बहुत सारी चीजें ऐसे आती है कि नहीं। बट आपको उस टाइम पे वो नहीं करना है कि यार अब तो ये मंथ तो गया, अब क्या करे, अब जो हुँ। सोचा था वो तो इस मंथ में नहीं हुआ। हमें हमारे सामने बहुत सारे अभी मंथ्स है ऐसे, एंड अगर उस मंथ में नहीं हुआ तो हो सकता है हम थोड़ी और मेहनत लगा के अगले मंथ उस टारगेट को पूरा कर लेंगे। बट उसको छोड़ना नहीं है, वहां पे उसको आप अपने नेक्स्ट मंथ के टारगेट में ऐड कर लो। मतलब एक टारगेट बना लो, पूरा हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको अपन आगे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे से बात करी थी, उसने बोला कि मैंने टाइम टेबल बनाया, मुझे 1 दिन में 1 चैप्टर करना है। 4 दिन फॉलो हुआ, 5th डे, 6th डे फॉलो नहीं हो पाया। तो मैंने बोला भाई अब आगे बना लो, अब 1 के बदले 1.2 चैप्टर कर लो, 1.5 चैप्टर कर लो। तो आप आगे थोड़ा-सा पुश कर सकते हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती थी, एक टाइम टेबल दिमाग में था कि हाँ भाई इस महीने ऐसा-ऐसा करके पढ़ाई करना है। इसके बाद अगला हम्म। सवाल ये आता है कि पढ़ने का तरीका क्या होता था आपका? जैसे ये आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। तो आप कोई भी एक चैप्टर हम्म। कर रहे हो तो उसको करने का तरीका क्या था आपका स्टार्टिंग से अगर कर रहे हो फर्स्ट टाइम?
अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेरे साथ क्या होता था कि कुछ बच्चों को जनरली एनसीईआरटी फर्स्ट रीडिंग में मतलब अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ रहे हैं आ जाती है हम्म समझ। मेरे साथ क्या होता था कि मैं नहीं समझ हम्म पाती थी विदाउट द वीडियो एक्सप्लेनेशन। मेरे को एनसीईआरटी का कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे अपनी बुक ली तो आई जस्ट डू द ओवरव्यू कि भाई चैप्टर में है है क्या, क्या कौन कौन से टॉपिक है, अच्छा कि ये सारी चीजें देख ली। फिर उसके बाद में आई यूज टू सर्च फॉर द वीडियो एक्सप्लेनेशन। ठीक है। एंड उसके साथ साथ में मैं क्या करती थी कि मतलब अच्छा थोड़ा आज इतना टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, स्कूल में जा रहे हैं हम। हम्म तो मैं ऐसा क्या करती थी कि जैसे स्कूल में अगर 3 टॉपिक कराए गए हमारे टीचर ने, तो मैं ऐसे कोशिश करती थी कि 3 तो मैं रिवाइज कर ही रही हूँ घर से, मैं 4th 5th टॉपिक अपने आप से खुद से पढ़ के जाऊँ। हम्म ताकि स्कूल में जाके वो ना रहे कि सब कुछ नया-नया लग रहा है। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको पता हो कि अच्छा हाँ, ये चीज़ जो है वो पढ़ाई जा रही है। तो ये एक हैबिट थी कि हर हर सब्जेक्ट में ऐसे ही था कि जितना टॉपिक कराया उससे 2 से 3 टॉपिक तुम खुद से करके जा रहे हो। तो ये किया एंड उसके साथ-साथ में नोट्स बना लिए। मैं 2 तरीके से नोट्स बनाती थी, एक शॉर्ट नोट्स और एक मेरे जो मैं अपनी नोटबुक में बना रही हूँ फॉर स्कूल स्कूल चेकिंग के लिए पर्पज़ एंड ओनली। हाँ जी। तो वो तो जो स्कूल के लिए बने थे उसका मैं ऐसे मानती हूँ कि वो तो मैंने सिर्फ ऐसे ही नोटबुक वगैरह के लिए बनाए थे कि स्कूल में चेक हो जाए। लेकिन जो खुद के थे वो मैं बुक के साइड में ही अपने बनाया करती थी। बुक के साइड में पेंसिल से सब मार्क करके एंड ये वो। तो सारी बुक मैंने जो है उससे भरी हुई थी कि लिखते हैं ये वो, ताकि बार-बार रिवीजन में दिक्कत ना बने। तो जैसे एक चैप्टर रिवाइज करा कुछ समय बाद में, कुछ दिन के गैप के बाद में मुझे लग रहा है कि यार मैं भूल रही हूँ या मुझे दोबारा से उसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो मैं सिर्फ वो पॉइंटर्स पढ़ती थी जो कि मैंने वहां पे लिखे हुए हैं कि हम्म इस तरह से ये 4 पॉइंटर्स हैं एंड ये पढ़ लिए एंड देन गो टू दिस बहुत ये नेक्स्ट एक बहुत चैप्टर। बड़ा स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल रेगुलरली जाते हैं लेकिन स्कूल का फ़ायदा नहीं उठाते वो। आपने स्कूल में कुछ पढ़ा, मैं बोलता हूँ 5 पेज आपने पढ़े, आप घर आके भूल गए। तो आप जब 1 महीने बाद वो चैप्टर पढ़ोगे आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन स्कूल से आकर आपने उतना ही पार्ट फिर से एक बार वीडियोज़ के थ्रू रिवाइज़ कर लिया और इनफैक्ट उसके आगे का भी कर लिया कि कल जब स्कूल में होगा तो डबल बार हो जाएगा। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैं भी फ़ॉलो करता था, ये बहुत मदद करती है। और स हाँ, इनफैक्ट हुँ, ये चीज पे भी इनफैक्ट ये चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कूल और आपके टीचर्स किस हाँ, तरीके हाँ, के हैं। मतलब जैसे कुछ होता है कि मतलब ऐसा होता है कि कई बार होता है कि आपको अपने स्कूल टीचर का नहीं समझ आ रहा हाँ, है। जैसे मेरे साथ हो जाता था कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं उधर थोड़ा स्मार्ट वर्क करती थी कि अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरे को लग रहा है कोशिश कर लूंगी, मैंने पढ़ रखा है, चलो मैंने पढ़ रखा है ना, मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को डाउट नहीं है। तो मैं क्या करती थी, मैं वहीं बैठ के अपने नोट्स बना लेती थी ताकि स्कूल का जो हाँ, ये कॉपी वाला होमवर्क वाला काम है तो वो कुछ ऐसे डांटते भी नहीं थे कि तुम ये क्यों कर रही हो, चलो कर लो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आता है तो कर लो, अगर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वो बोल देते थे कि चलो अब तुम्हें बहुत आ रहा है, खड़ी हो जाओ, चलो इस टॉपिक को तुम एक्सप्लेन करो अब। हाँ। तो वो और वो लगता था कि अच्छा चलो अब एक्सप्लेनेशन का भी मौका मिल गया। सही है। नहीं, स्कूल में थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कई बार नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होने लग जाता है। हर होता है टीचर भैया, ज़रूरी नहीं अच्छा पढ़ाए और उसमें और क्या होता है स्कूल ऑब्वियसली। वाले ना कुछ काम ऐसा बोलते हैं जो आपका पूरा टाइम वेस्ट करता है। उनको नोट्स अच्छे नोट्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए आप कॉपी पेस्ट करो एनसीईआरटी को और वो चीज़ फिर परेशान करती है। अच्छा इसी से याद आया स्कूल से प्रोजेक्ट वर्क ह्यूमैनिटीज़ में बहुत टाइम वेस्ट करता है, तो आपने पहले से कर लिया था या फिर आपका भी जनवरी और दिसंबर में हुआ था टाइम वेस्ट? इस टाइम तक मेरा हो गया था। जून में अच्छा मैंने कंप्लीट अपना कर लिया पूरा था आपने? कंप्लीट। और मतलब ये देखो क्या था कि ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि मेरे पास पेंटिंग थी हुँ, और मेरे को क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है। हुँ, तो आई लाइक कि मैं टाइम दूँ, बनाऊँ सुंदर-सुंदर ये वो जाए कहीं पे भी कबाड़ में जाए, जैसे भी जाए, बट मेरा होता था कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो ये अच्छा होना चाहिए। तो मैंने बड़े प्यार से अच्छे से बनाए थे, पर जून में वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे, लास्ट टाइम के लिए पैनिक क्रिएट के लिए नहीं रखे थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट पीछे जो अभी हमने ह्यूमैनिटीज़ की बुक लॉन्च करी है, उसमें मैंने ये चीज़ लिखी हुई है साफ-साफ कि टॉपर्स में ये पॉइंट रहता है, वो इनिशियल एक पुश दे देते हैं। सबको आलसी आती है मई-जून में, सबको चाहिए कि हाँ वो जी। नानी के घर जाके टाइम पास करें, बट कुछ टॉपर्स रहते हैं जो मेहनत कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो पूरा जनवरी जाता है प्रोजेक्ट बनाने में, पूरा जनवरी निकल जाता है। और ऐसे भी होता है कि जैसे जून का महीना आया, हाँ। तुमने मतलब अप्रैल मई में तुम कुछ चैप्टर्स पढ़ के आए। स्कूल में मोस्टली ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 चैप्टर हो गए, हुँ, कुछ में 1-2 चैप्टर ही होते हैं। अब तुम बैठते हो कि चलो एक बार इसका रिवीजन भी कर लें। रिवीजन भी हो जाएगा, उसके बाद भी तुमने अपना एंजॉय कर लिया, ये कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा टाइम बच ही जाता है बच कि तुम्हें जाता है। लगता है अब क्या करें, तो उस टाइम को यूटिलाइज कर लो तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं, फिर बाद सही में है। पैनिक क्रिएट नहीं होगा। अभी मेहनत कर लो तो बाद में थोड़ा हम सही चीज़ों पे फ़ोकस कर पाते हैं। अच्छा हाँ डिस्ट्रैक्शन जी। वगैरह आप मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया पर एक्टिव थी या फिर नहीं? सोशल मीडिया पर एक्टिव थी मैं हुँ, और हुँ, मतलब ये था कि डिस्ट्रैक्शंस तो है, मतलब दे आर, अब तो ऐसे उन्हें समझ लो कि दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ, उनको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते हो, हर किसी की लाइफ में है। पर हाँ आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जैसे मेरे साथ क्या था कि बहुत सारे ऐसे मतलब बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें फोन का डिस्ट्रैक्शन है। हुँ। डिस्ट्रैक्शन हमें फोन का नहीं है।
फोन मैं आपको एक ऐसा फोन दे दूं जिसमें कुछ भी नहीं है, आप उससे क्या कर लोगे? डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा मैं ये चीज कर रहा हूँ या ये एक्टिविटी मुझे ट्रिगर कर रही है हम्म। इस चीज के लिए। तो मेरे साथ क्या था कि जैसे मेरे मेरे साथ क्या होता था कि मैं जा रही हूँ लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब पर, मैं शॉर्ट्स जो है स्क्रॉल करना स्क्रॉल मैंने करने स्टार्ट लग कर गए, दिया। हाँ। तो मैंने उस चीज को आइडेंटिफाई करा कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन इस चीज का नहीं है कि फोन मेरे पास रखा है ये कर लूं, मेरे को डिस्ट्रैक्शन है कि जैसे यूट्यूब खुलेगा मैं जाके शॉर्ट से स्क्रॉल करूंगी। तो मैंने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, मैंने जाके अपनी वॉच हिस्ट्री ऑफ कर दी। तो 1 साल से ऊपर हो गया मेरी वॉच हिस्ट्री ऑफ है, ना शॉर्ट्स की रिकमेंडेशन आती है ना एनी अदर सजेशन। हम्म। तुम जाओ अपना जो सर्च करना है वो देखो, कुछ मन भी कर रहा है एंटरटेनमेंट वगैरह देखने का, तुम सर्च करोगे, एक वीडियो तुमने देख ली, फिर तुम्हारा मन करेगा कि अच्छा मैंने कर लिया, तुम बंद कर दो उसे। अगर उस साइकिल में घुस गए कि शॉर्ट से शॉर्ट 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 देखते जा रहे हो, फिर वो ऐसे ही चलते रहता है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सही बात है। मतलब हाँ मेरी जी। पहचान में ऐसे लोग लिटरली हैं, और मैं भी उस कैटेगरी में कई बार आ जाऊँगा कि इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, सब है, बट यूज़ नहीं हो रहा। लोगों को लगता है टाइमर लगाओ, अनइंस्टॉल करो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अवेयर हो कि भाई कहाँ कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो चीज़ चलती है। जी। डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसके बाद डी से ही एक और वर्ड आता है, डिमोटिवेशन। हर किसी की लाइफ में हाँ। आता है, कहीं ना ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, आप उससे कैसे डील करते हो जब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं? डिमोटिवेशन या ऐसा मतलब कई बार तो ऐसा भी लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम हम्म। ये सोचने लगते हैं कि यार चल क्या रहा है हमारी लाइफ में। ये ऐसे वाली फेज में जब हम आते हैं तो उस टाइम पे मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आपकी फैमिली, अपना जितना आप उनसे जितना क्लोज बॉन्ड आप उनसे रखोगे, जितना आप उनसे शेयर करोगे, ट्रस्ट में आप उतना ही ईज फील करोगे। लेकिन होता है फैमिलीज भी कई बार सपोर्टिव नहीं होती है हम्म। बच्चों को लेके। तो उस टाइम पर आपका काम करती है आपकी फ्रेंडशिप। इनफैक्ट मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मेरी फ्रेंडशिप ही वर्क करी। इवन मुझे ऑनलाइन भी कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया थ्रू आउट दी बोर्ड जर्नी एज वेल। कि ऐसा होता था कि कई बार मतलब हो सकता है कि तुम्हें और तुम्हारे ऑफलाइन दोस्त अवेलेबल नहीं है या सामने से कोई ऐसा हम्म। अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन में भी ट्विन ब्रोस की कम्युनिटी हो गई, कुछ लोग हो गए, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत पुश किया, बहुत समझाया, बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक अगर बस सबसे बड़ी चीज होती है कि यू शुड बी एक्सप्रेसिव, हाँ, अपने अंदर हाँ। मत रखो। अपने अंदर मत रखो, अगर सोचते रह जाओगे कि यार चल रहा है कुछ चीज अंदर अंदर चलाते रहोगे, उसी चीज से फिर तुम डील नहीं कर पाओगे। यू शुड बी एक्सप्रेसिव। अपने अकॉर्डिंग ढूंढो कि कौन सा पर्सन जो है आपके लिए इतना कॉन्फिडेंशियल है कि जिसके सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने इमोशंस बता सकते हो। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन। सो बस उसको निकाल दो अपने मन से और दिमाग से। अगर कोई उसी चीज पे लगे रहोगे फिर उसी साइकिल में घुसे रह नहीं, जाओगे। सही बात है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगता है एक्सप्रेस करके, हल्का महसूस होता है, जी। वरना अंदर ही अंदर सर घूमता रहता है। रिया, आप थोड़ा-सा आखिरी कुछ कुछ सवाल है मेरे आपसे। एक तो सीयूटी की बात करना चाहूँगा, बट सीयूटी से पहले जब बोर्ड एग्ज़ाम आए, तो उस समय आप कितनी बार एनसीईआरटी का रिवीजन कर चुकी थी? एप्रॉक्स, मतलब कि हाँ भाई इतनी बार हो गया था, क्वेश्चन आंसर और सारी चीज़ें मिला के? थ्रू आउट द ईयर मैं बोलूँगी मतलब जैसे बीच में एग्ज़ाम्स भी होते थे, हुँ, हाफ ईयरली हो हुँ। गया, प्री बोर्ड्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, तो इस अकॉर्डिंग आई हैव लाइक 10 से 12 बार मैंने एनसीईआरटी रिवाइज़ करी होगी। 10 से मतलब 12 ऐसे बार। नहीं कि पूरी-पूरी, हाँ, वो स्मार्ट चैप्टर वर्क निकल करते जाते होंगे हैं ना हम। इससे। हाँ जी। कभी नोट्स कर लिए, कभी क्वेश्चन आंसर कर लिए, कभी एनसीईआरटी कर ली। 10 से 12, मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि दिमाग में फ्रेम हो गया था पूरा कि इस पेज में ये टॉपिक है, ऐसा करके? इन हाँ जी, इनफैक्ट मेरा एक रिवीजन का एक तरीका था कि मैं क्या-क्या करती थी कि या तो मैं जैसे मैं बुक यूज़ नहीं करती थी फॉर रिवीजन हाँ, लास्ट में आके, तो क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि यार तुम ऐसे दिमाग में बैठ के पता लगाने लगते हो कि अच्छा इस चीज़ के बाद ये इसके पेज बाद है, ये, इस हाँ, पेज पे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, हाँ। वो तुम्हें आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि तुम फिर उससे बोर हो जाओगे कि ठीक है ऐसे भी रिवीजन कर लिया, तो अलग-अलग तरीके ढूँढो रिवीजन के लिए। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपना व्हाइट बोर्ड लेती थी, मैंने अपना वहाँ कर लिया, मैंने पूरा चैप्टर उस पे लिखना शुरू कर दिया। लिखते गए कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अच्छा इतना आता है, ये नहीं आता, ये कर लिया। मतलब लिखते जाओ, थोड़ा माइंड मैप बना लिया, कुछ कर लिया। और इनफैक्ट जितना तुम बनाते हो ना, जैसे क्या होता था कि जैसे रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पे तो मैंने ऐसे किया था कि मान लो ये टॉपिक है कि लाइक सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज है हुँ, हड़प्पा वाले चैप्टर की। अब उसे रिवाइज कैसे करें, अब एग्जाम में तो लिख के आना है। तो मैंने क्या किया, जस्ट ऐसे डाला सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज और उसका फ्लो चार्ट बना दिया कि एग्जाम में आया तो ये फ्लो चार्ट ऐसे का ऐसे ही मैं वहां पे इसको जो है हाँ, कॉपी पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर आऊंगी देंगे। और एक्सप्लेनेशन हम खुद डाल देंगे अपने। नहीं, ये बढ़िया है। सिर्फ़ पढ़ने से काम नहीं होगा, थोड़ा-सा दिमाग में रहे ना ये फ्लो चार्ट, दिमाग टाइम बचता है एग्ज़ाम में, नहीं तो एग्ज़ाम में फिर पैनिक करने बहुत लग जाते हैं। अ, लास्ट में रिवीजन ऐसे नहीं चलेगा कि तुम पूरी पूरी एनसीईआरटी ही करने बैठ रहे हो। उस टाइम पे स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। सीयूटी की बात करते हैं रिया, तो सीयूटी का आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करा? एनसीईआरटी इतनी बार कर ली थी, बन रही होगी आपसे, बट अब एमसीक्यूज़ थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो कैसे आपने सीयूटी का प्रिपरेशन करा?
सबसे पहले तो सीयूईटी के लिए जैसे कि एनसीईआरटी तो रिवीजन था हम्म। ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आ रही है और सीयूईटी में हाँ हाँ। आएगी। जैसे डेट्स हो गए, हम्म। बॉक्सेस हो गए, ये सारी चीजें। तो पहले मैंने उन पर फोकस किया कि जो चीज बन रही है उसे अभी रहने दो, जो चीज बिल्कुल भी नहीं बन रही उसको करते हैं पहले। तो बॉक्सेस, डेट्स एंड क्रोनोलॉजी हो गई, इस तरीके की चीजें एंड वो करना शुरू किया। बाकी आपका जो लाइव क्लासेस चलती थी वो तो मैं अटेंड करती थी, उससे एनसीईआरटी दोबारा से रिवाइज हो जाती हम्म। थी। एंड प्रीमियम एमसीक्यूज दे आर द बेस्ट वन, मतलब करने मदद बैठ मिली लो तो आपको तुम एमसीक्यूज सारा सारा। पीडीएफ से, इन चीज़ों से? बहुत हेल्प, बहुत सारे क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम देयर। तो बेसिकली मतलब आपने बस एक स्ट्रेटेजी ये करी कि भाई एमसीक्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा एमसीक्यूज पे फोकस करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो बैचेस में फिर आपको जो रिसोर्सेस मिली वो आपने यूज़ करी और यूज रिवीजन पे कर लिया। रिवीजन किया आपने। ठीक है, परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। मतलब फॉर सीयूईटी ओनली मैं तो बोलूंगी कि बस फिर तो तुम एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, हाँ पढ़ते जाओ, हाँ। पढ़ते जाओ, मतलब दिमाग में रह जाएगी, तुम टिक कराओगे। ठीक है, तो आपका सीयूटी जो अभी गया आप कैसा बोलोगे? अच्छा गया आपका? पेपर कैसा था? इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट था? पेपर वेंट वेल, बट कुछ क्वेश्चंस मतलब मेरे को लगता है जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम्म। हो गया, लास्ट टाइम पे बिल्कुल एकदम सिलेबस चेंज हुआ कि सिलेबस चेंज माइक्रो हो भी गया था। करनी है अब तुम्हें। हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि बच्चे के ऊपर थोड़ा प्रेशर और बर्डन क्रिएट होता है कि यार अभी तो बोर्ड्स देके आए, अब एकदम से तुम थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दे रहे हो, ये चीज कर दे रहे हो, तो वो होता है। पर हाँ, वही था कि कर लिया, अब होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही आए रिजल्ट। अच्छा आएगा ही आपका रिजल्ट। रिया, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। आ, हर इंटरव्यू में ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि जब टॉपर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपसे ना पूछा हो लेकिन आपके दिमाग में हो कि आपको बताना है, या फिर बच्चों से आपको कुछ बोलना हो एंड में, तो प्लीज़। मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे मैं बस ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि सक्सेस इज़ नॉट अबाउट अचीविंग योर गोल्स, सक्सेस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस, इज़ इट्स ऑल अबाउट द पर्सन यू बिकम इन दैट प्रोसेस। तो लास्ट में ये मत सोचना कि अगर रिजल्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग होती है कि अगर यार ऐसा ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। बस पीछे मुड़ के एक बार ये देखना कि तुमने जो भी रिजल्ट आया, वॉट एवर द आउटकम इट इज़, तुमने क्या किया उस पूरे साल, तुमने कितनी मेहनत करना सीखा, तुमने कितनी सारी चीज़ें सीखी, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। एट द एंड रिजल्ट विल नॉट मैटर। एंड बाकी तुम्हें बस एक वो होना चाहिए अंदर से कि जब तुम अपना रिजल्ट देखो कि हाँ यार मैंने मेहनत करी थी और मुझे ये चीज़ जो है मेरा आउटकम मिला। एंड अच्छे से जीना, क्लास 12 लास्ट लाइफ, आप मान लो स्कूल लाइफ की हमारा जो है लास्ट ईयर है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करना। हाँ, बहुत ज़रूरी है। वो लाइन भी है, जन्म में वो नहीं हारते जो हारते हैं, वो हारते हैं जो लड़ते नहीं हैं। तो जी लड़ना पड़ेगा, लड़ो आप, और जो भी प्रोसेस है बस वही सबसे इम्पोर्टेंट है। रिया, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम 100% श्योर आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को मदद मिलने वाली है। आप लोगों से ही बच्चे इंस्पायर होते हैं कि हम भी किसी दिन 99 प्लस ला सकते हैं। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए।